आयनिक बॉन्डिंग की एक कहानी है, आयनिक बॉन्डिंग की एक कहानी है। एक तरफ चिंगारी तो दूसरी तरफ दरिया का पानी है। कैसे हो दोस्तों? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपने यार इस सेशन का भी बेसब्री से किया होगा इंतजार। तो आपका इंतजार खत्म होता है। अब जल्दी से हेडिंग डाल दें, आयनिक बॉन्ड और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। लास्ट सेशन में हमने इंट्रोडक्शन पार्ट को गो थ्रू किया। इंट्रोडक्शन पार्ट में हमने जाना किस प्रकार से दो टाइप के बॉन्ड होते हैं, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स, वीक बॉन्ड्स। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स के अंदर हमने बात की आयनिक बॉन्ड की, कोवलेंट बॉन्ड की, मेटालिक बॉन्ड की। वीक बॉन्ड के अंदर हमने बात की है वैन डर वाल्स फोर्सेस की, हाइड्रोजन बॉन्ड की। तो आज वक्त हो गया है आयनिक बॉन्ड को जानने का। आयनिक बॉन्ड का एक और नाम है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। हेडिंग डाल दें, नोटबुक और पेन निकाल लें, जल्दी से हेडिंग डाल दें, आयनिक बॉन्ड और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। Whenever a bond is formed by transference of electron from one atom to another atom, then this type of bond is named as ionic bond और electrovalent bond। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिए। नोटबुक पेन निकाल लिए ना, तो देखिए फिर मेरे साथ साथ नोट भी करना है। कैपिटल एम एक एटम है और इसके बगल में देखिए ये मैंने कैपिटल एन एक दूसरा एटम कंसिडर किया है। जो कैपिटल एम है ये इलेक्ट्रॉन का लॉस करना चाहता है और इलेक्ट्रॉन का रिमूवल, इलेक्ट्रॉन का लॉस वहीं से ही हो पाएगा जो ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो। तो देखिए ये जो कैपिटल एम है, ये जो कैपिटल एम है ये है मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, ये मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। और जो कैपिटल एन है ये क्या है? कैपिटल एन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन को गेन करना चाहता है। जरूर यार, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तभी तो गेन करना चाहता है। ये क्या है? ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ये लॉस करना चाहता है, ये गेन करना चाहता है। जरा मुझे सोचकर बताएं, ठंडे दिमाग से बताएं कि ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम मेटल का होगा या नॉन मेटल का होगा? यार इलेक्ट्रॉन का लॉस करना ये तो मेटल एटम की प्रॉपर्टी है। मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम ये होगा यार मेटल एटम। क्या होगा ये मेटल एटम होगा। जरा सोचकर बताएं, इलेक्ट्रॉन को गेन करने की प्रॉपर्टी मेटल एटम की होगी या नॉन मेटल एटम की होगी? नॉन मेटल एटम की होगी। जी हां, नॉन मेटल इलेक्ट्रोनेगेटिव मिलते हैं और इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी नॉन मेटल एटम की होगी। तो ये एटम क्या है? नॉन मेटल एटम। यहां से यहां मेटल एटम से नॉन मेटल एटम इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ तो देखिए क्या होगा, क्या होगा? इस प्रकार से Mx प्लस की फॉर्मेशन होगी। यहां से अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट मेटल एटम से अगर x है, कितना चार्ज अपीयर हो रहा होगा x इलेक्ट्रॉन के लॉस के बाद? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट x है तो चार्ज अपीयर हो रहा होगा प्लस x। मामला क्लियर है? अब देखिए नॉन मेटल एटम ने y इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड y, तो चार्ज कितना अपीयर हो रहा होगा? ये देखिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड अगर y है तो कितना चार्ज अपीयर हो रहा होगा? y माइनस। किस फॉर्मूला के साथ कंपाउंड बन रहा होगा, कभी आपने सोचा है? देखिए बचपन में हमने इसके बारे में बात की है। हमने सोचा है इस प्रकार से, वैलेंसी के क्रॉसओवर के बाद क्रिस क्रॉस रूल से, इस प्रकार से वैलेंसी के क्रॉसओवर के बाद हमें देखिए यह आयनिक कंपाउंड मिल रहा होगा। M के साथ Y होगा, N के साथ X होगा। ये आयनिक कंपाउंड मिल रहा होगा, ये आयनिक कंपाउंड मिल रहा होगा। इसे आयनिक कंपाउंड क्यों बोलते हैं? क्योंकि यार इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आयंस। चलिए इसके पूरे मैकेनिज्म को अब अंडरस्टैंड करते हैं। पूरा मैकेनिज्म इसका देखिए इस प्रकार से अंडरस्टैंड किया जा सकता है। कैपिटल एम
इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, मेटल एटम है, इसने क्या किया है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट x है, तो देखिए x प्लस चार्ज यहां पर अपीयर हो रहा है। मामला क्लियर है। अगर यार कैपिटल N नॉन मेटल एटम है और इसने y इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया है, तो y माइनस चार्ज अपीयर हो रहा है। इसमें किसी प्रकार का कोई डाउट तो नहीं है? नहीं है। चलिए, वेरी नाइस। अब देखिए, जितने इलेक्ट्रॉन का लॉस यहां से हुआ होगा उतने ही इलेक्ट्रॉन्स इसने क्या किए होंगे, गेन किए होंगे। जी हाँ, जैसे इलेक्ट्रिकल सर्किट होता है ना, एनोड कैथोड होती है। एनोड से जितने इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है, कैथोड साइड उतने ही इलेक्ट्रॉन क्या मिलते हैं, कंज्यूम्ड मिलते हैं। वैसा यार यहां पर भी होगा। देखिए, जितने इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है, ये इलेक्ट्रॉन ऐसे तो है नहीं कि इधर उधर दौड़ेंगे। ये यार कौन कंज्यूम कर रहा होगा, नॉन मेटल एटम कंज्यूम कर रहा होगा। तो देखिए, जितने इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है उतने इलेक्ट्रॉन्स यहां पर गेन भी मिलने चाहिए। अब यहां तो इलेक्ट्रॉन x है, यहां इलेक्ट्रॉन y है, इन्हें बैलेंस कैसे करेंगे? अगर ऐसा होता है, जितने इलेक्ट्रॉन का लॉस मेटल एटम से होता है उतने इलेक्ट्रॉन अगर नॉन मेटल एटम गेन भी कर रहा होगा, तो फिर इनको बैलेंस कैसे किया जाए? यार बचपन में हमने अंडरस्टैंड किया है, क्रॉस मल्टीप्लाई का एक शानदार मेथड। अगर यहां पर y इलेक्ट्रॉन्स है और यहां x इलेक्ट्रॉन्स है, इसको y से मल्टीप्लाई कर दो, और यहां y है तो इसको यार x से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, और इनको क्या कर दो, ऐड कर दो। देखना, xy इलेक्ट्रॉन से xy इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल हो जाएंगे, y m प्लस xn gives us y m x प्लस, और इसके साथ क्या है, x n y माइनस, इसके साथ ये। अब क्या कीजिए, ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं किसके, आयनिक कंपाउंड के, इनको यार जोड़ दो, इनको मिला दो। कैसे मिला दो? देखना, m कितने हैं, m यहां पर y, my, और n कितने हैं, ये यार x है, nx। ये फॉर्मूला हमें मिल रहा होगा कंप्लीट मैकेनिज्म को अंडरस्टैंड करने के बाद। और ये फॉर्मूला यार वैलेंसीज को जब हम इस प्रकार से क्रॉसओवर करते हुए, वैलेंसीज का क्रॉसओवर करते हुए, इस प्रकार से कंसिडर करते हुए जब हम फॉर्मूला इंडिकेट करते हैं, तो यही फॉर्मूला मिलता है ना मैजिक? जी हाँ, ये आसान है, इसलिए बचपन में हमने इसी की ही बात की, अब भी हम इसी की ही बात करेंगे। जी हाँ, वैलेंसी के क्रॉसओवर से किस प्रकार से आयनिक कंपाउंड का फॉर्मूला मिलता है, इस मेथड की बात करेंगे। लेकिन हुआ क्या है, इस पूरी कहानी को अंडरस्टैंड करने के लिए मैंने आपको एक पूरा डिटेल्ड मैकेनिज्म आपके सामने रख दिया है, इसको मैंने बयां कर दिया है। लेकिन यार यहां देखिए, जितने इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ उतने इलेक्ट्रॉन यहां पर गेन हो रहे होंगे। फॉर्मूला जिस प्रकार से आपको या वैलेंसीज के क्रॉसओवर से मिल रहा है, उसी प्रकार से फॉर्मूला आपको यहां से भी मिल रहा है। तो इतना लंबा चलने की जरूरत नहीं है, हमें जैसे ही ये पता चल गया कि यहां देखिए x इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है, x प्लस चार्ज अपीयर हो रहा है, यहाँ y इलेक्ट्रॉन्स का गेन हुआ है, y माइनस चार्ज अपीयर हो रहा है, हम डायरेक्टली वैलेंसी के क्रॉसओवर से आयनिक कंपाउंड की फॉर्मूला को ऐसे इंडिकेट कर लेंगे। यहां से जो फॉर्मूला आएगा और यहां से स्टेप बाय स्टेप इलेक्ट्रॉन के लॉस, इलेक्ट्रॉन के गेन को इंडिकेट करने से, और इस प्रकार से नेट प्रोसेस में m एंड n को बैलेंस करने से जो फॉर्मूला आ रहा होगा, ये फॉर्मूला भी यार हमें देखिए सेम मिल रहा होगा। मामला क्लियर हुआ? इसमें किसी टाइप की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। इसके बाद देखिए, ध्यान से देखिए, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेक्स प्लेस from metal atom, because metal is electropositive, electropositive in nature. The number of electrons lost by
मेटल एटम is called electrovalency of metal ion, इलेक्ट्रोवैलेंसी ऑफ मेटल आयन। ध्यान से देखिए, जो कैपिटल एम है ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, ये यार इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है। इस प्रकार से देखिए आयन की फॉर्मेशन होगी, जितने इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है, ये देखिए आपके सामने है, एक्स इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है, तो यहां चार्ज कितना होगा, जितने इलेक्ट्रॉन का यहां से रिमूवल हुआ है उतने यूनिट से यहां पर पॉजिटिव चार्ज मिल रहा होगा। ये देखिए, ये है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट, और ये क्या है, ये इलेक्ट्रोवैलेंसी ऑफ मेटल आयन है। ये यार मेटल आयन की इलेक्ट्रोवैलेंसी है। ये मेटल आयन आपके सामने है, इसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या हो जाएगी, +x हो जाएगी। और यार जो आयन यहां पर बनता है आफ्टर रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, इस आयन को बोलते हैं कैटायन। ठीक है, आयन फॉर्म्ड आफ्टर रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन is called cation। यानी पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन इज कैटायन। जो आयन मिलता है इलेक्ट्रॉन के लॉस के बाद, जो कि पॉजिटिवली चार्ज्ड, ये आयन कैटायन होगा। इसे आप नोट कर लें। ठीक है, नोट कर लिया है। इसके बाद देखिए गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन किस केस में होगा। देखिए यार, नॉन मेटल एटम accepts the electrons and formation of negatively charged ion takes place। देखिए यार, इस प्रकार से नॉन मेटल एटम इलेक्ट्रॉन का गेन कर रहा होगा। नॉन मेटल एटम की टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की। इस प्रकार से देखिए Ny-, यहां पर एनायन की फॉर्मेशन कर रहा होगा, नेगेटिवली चार्ज्ड आयन की फॉर्मेशन कर रहा होगा। रीजन क्या है, बिकॉज नॉन मेटल एटम इज इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर। बिकॉज non metal atom is electronegative in nature। नॉन मेटल एटम इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, ये इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर रहा होगा, इस प्रकार से नेगेटिवली चार्ज्ड आयन बन रहा होगा। देखिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स accepted by non metal atom। अगर ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन के साथ खेल रहा है, किस प्रकार से खेल रहा है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, खींच रहा है। तो देखिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्टेड बाय नॉन मेटल एटम is called electrovalency of anion। ये एनायन की इलेक्ट्रोवैलेंसी है। जिस प्रकार से यहां कैटायन की इलेक्ट्रोवैलेंसी हमने की डिस्कस, तो यहां देखिए ये होगी इलेक्ट्रोवैलेंसी ऑफ नॉन मेटल आयन, ये होगी इलेक्ट्रोवैलेंसी ऑफ एनायन। का क्या मीनिंग है, नॉन मेटल आयन। जैसे हमने कैटायन को डिफाइन किया, क्या डिफाइन किया,
आयन फॉर्म्ड आफ्टर रिमूवल और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड कैटायन। वैसे ही नॉन मेटल आयन को हम डिफाइन कर लेंगे, आयन फॉर्म्ड आफ्टर gain of electrons by non-metal atom is called, कैसा आयन होगा, is called anion। ध्यान से देखिए, नॉन मेटल एटम ने y इलेक्ट्रॉन्स का गेन किया तो एनायन मिल रहा है Ny-। ये क्या है, ये एनायन है। और यहां पर यार इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या होगी, इस नॉन मेटल आयन की इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या होगी, देखिए ये होगी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड, कितने, ये y इलेक्ट्रॉन्स गेन किए। तो यार इस केस में ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड ही यहां पर इंडिकेट कर रहे होंगे किसको, इलेक्ट्रोवैलेंसी को। कितनी इलेक्ट्रोवैलेंसी मिलती है, जो चार्ज है इसका -y। कितनी इलेक्ट्रोवैलेंसी मिलती है, जो चार्ज है इसका -y। कंफ्यूजन ना हो आपको तो देखिए, इसको मैंने यह इंडिकेट कर दिया। कितनी इलेक्ट्रोवैलेंसी मिलती है, जो चार्ज है। यार जितने इलेक्ट्रॉन ये गेन कर रहा होगा, इससे ही तो चार्ज डिसाइड होगा। एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा होगा तो -1 चार्ज होगा, 2 इलेक्ट्रॉन ये गेन कर रहा होगा तो -2 चार्ज होगा। अगर ये y इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा होगा तो -y चार्ज होगा। यहां देखिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट, यही क्या है, इलेक्ट्रोवैलेंसी ऑफ मेटल आयन है। ये कैटायन है, पॉजिटिवली चार्ज्ड है, तो यार इलेक्ट्रोवैलेंसी कितनी होगी, देखिए जो चार्ज है +x, ये कैटायन की इलेक्ट्रोवैलेंसी होगी और ये यार एनायन की इलेक्ट्रोवैलेंसी होगी। और जितना चार्ज है कैटायन के केस में, इसका मतलब ये है कि ऐसे मेटल एटम से डिराइव्ड है जिसने जितना चार्ज है उतने इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया है, लूज कर दिया है। और यहां देखिए एनायन के केस में जितना नेगेटिव चार्ज है इतने इलेक्ट्रॉन नॉन मेटल एटम ने एक्सेप्ट किए होंगे, तब इतना नेगेटिव चार्ज आया है। और इस नेगेटिव चार्ज को बोलते हैं क्या, इलेक्ट्रोवैलेंसी ऑफ एनायन। मामला क्लियर है। मेटल एटम इलेक्ट्रॉन का लॉस कर रहा होगा, नॉन मेटल एटम इलेक्ट्रॉन का गेन कर रहा होगा। तो मेटल एटम से डिराइव्ड होगा कैटायन, नॉन मेटल एटम से डिराइव्ड होगा एनायन। पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन को बोलते हैं कैटायन, नेगेटिवली चार्ज्ड आयन को बोलते हैं एनायन। मामला क्लियर है, इसमें कोई डाउट तो नहीं है। कैटायन का चार्ज इसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी है, एनायन का चार्ज इसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी है। जितना कैटायन का चार्ज है, इसका मतलब उतने इलेक्ट्रॉन मेटल एटम ने क्या किए हैं, रिमूव किए। ठीक है, उतने इलेक्ट्रॉन्स का लॉस किया है। जितना एनायन का चार्ज है उतने इलेक्ट्रॉन्स नॉन मेटल एटम ने क्या किए हैं, गेन किए। ठीक है, कहानी क्लियर है। अगर यार आपको ये कहानी क्लियर है तो इस केस में देखिए वैलेंसी को हमने क्या बोल दिया है, कैटायन और एनायन के चार्ज को इलेक्ट्रोवैलेंसी बोला जाता है। यानी हमने यहां पर वैलेंसी को बोल दिया है इलेक्ट्रोवैलेंसी। क्या बोल दिया है, याद रखेंगे। इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स के केस में, आयनिक कंपाउंड्स के केस में जो कैटायन का चार्ज होगा ये इलेक्ट्रोवैलेंसी ऑफ कैटायन होगी, एनायन का चार्ज होगा ये इलेक्ट्रोवैलेंसी ऑफ एनायन होगी। ये तो आप जानते हैं ही। इन आयंस के कॉम्बिनेशन से आयनिक कंपाउंड्स हमें मिलते हैं। फॉर्म्ड कंपाउंड्स आर नेम्ड एज आयनिक कंपाउंड्स। ऐसे कंपाउंड्स जिनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कैटायंस एंड एनायंस हैं, ऐसे कंपाउंड्स को आयनिक कंपाउंड्स बोला जाता है। मामला क्लियर है, ऐसे कंपाउंड्स को क्या बोला जाता है, आयनिक कंपाउंड्स। अब सवाल यह है किन कंडीशंस के अंदर ये आयनिक कंपाउंड्स बनते होंगे। कभी सोचा आपने यार कैटायन की फॉर्मेशन आसान रही हो, एनायन की फॉर्मेशन आसान रही हो, मुझे लगता है यही कंडीशन होनी चाहिए आयनिक कंपाउंड की फॉर्मेशन की। और क्या कंडीशन होनी चाहिए, और लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इवोल्व हुआ हो कंपाउंड की फॉर्मेशन के टाइम, तो यार जरूर ज्यादा स्टेबिलिटी अटेन हुई होगी, जरूर ज्यादा एक्सटेंट में एनर्जी डिक्रीज हुई होगी। ये कुछ कंडीशंस हैं जो फॉलो होने चाहिए। तो आप मुझे बताएं ज्यादा एक्सटेंट में एनर्जी डिक्रीज करने के लिए
एनर्जी रिक्वायरमेंट, अगर कोई रिक्वायरमेंट है तो कम होनी चाहिए या ज्यादा होनी चाहिए। एनर्जी एब्जॉर्ब कम होनी चाहिए अगर कहीं हो रही है या ज्यादा होनी चाहिए। यार एनर्जी का गेन, एनर्जी का एब्जॉर्प्शन तो कम होना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि बॉन्ड बनता है तो एनर्जी रिलीज होती है। एनर्जी को डिक्रीज करने के लिए, यहां देखिए बॉन्ड फॉर्मेशन की हम बात कर रहे हैं, तो एनर्जी एब्जॉर्ब अगर कहीं हो रही है किसी प्रोसेस में तो कम होनी चाहिए। कि एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, जी हां, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। तो देखिए एटम फॉर्मिंग कैटायन मस्ट हैव लो आयोनाइजेशन एनर्जी। ये जो मेटल एटम कैटायन फॉर्म कर रहा है, ये देखिए यार एनर्जी को गेन कर रहा होगा। एनर्जी के गेन के बाद ही देखिए कैटायन की फॉर्मेशन हो पाएगी, ये इलेक्ट्रॉन का लॉस कर पाएगा, ये इलेक्ट्रॉन का लॉस कर पाएगा, M प्लस की फॉर्मेशन हो पाएगी, क्योंकि यार वैलेंस इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच होगी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये मेटल एटम है, काफी सारे सेल्स हैं, ये देखिए वैलेंस सेल का इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन को यहां से रिमूव करना है। ये इलेक्ट्रॉन किसके बंधन में है? न्यूक्लियस से देखिए अटैच्ड है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहां पर देखिए इस प्रकार से ऑपरेट हो रही होगी, न्यूक्लियस खींच रहा है, इलेक्ट्रॉन का माइनस चार्ज है, न्यूक्लियस का प्लस चार्ज है। ये बंधन किसका है? ये न्यूक्लियस का है ना, न्यूक्लियस का चार्ज प्लस इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है। यार न्यूक्लियस के इस बंधन से अगर इसको मुक्त कर दिया जाए तो इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा, टक से बाहर आ जाएगा। इसके लिए क्या करना होगा? इसके लिए यार एनर्जी खिलानी होगी। इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करने के लिए इसे एनर्जी खिलानी होगी, ठीक है, एनर्जी खिला देंगे। इस खिलाई गई एनर्जी से क्या होगा? ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ओवरकम होगी और ये इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे एनर्जी यहां खिलानी होगी, बॉन्ड फॉर्मेशन के दौरान तो यार एनर्जी रिलीज होती है। टेंशन मत लीजिए, यहां तो हम कैटायन की फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं, नेट एनर्जी तो यार रिलीज ही हो रही होगी, तभी आयनिक कंपाउंड की फॉर्मेशन हो पाएगी, नहीं तो यार बॉन्ड बनेगा ही क्यों। इसके अलावा आप ये भी सोच रहे होंगे, ये देखिए ये एनर्जी हम खिलाएंगे या कहीं और से आएगी, कोई और खिलाएगा। यार रूम टेम्परेचर पर इतनी एनर्जी अवेलेबल होती है। जब इस सृष्टि में निर्माण हुआ होगा उस आयनिक कंपाउंड का जिसकी हम बात कर रहे हैं, तो यार रूम टेम्परेचर पर इतनी एनर्जी अवेलेबल होगी कि ये मेटल एटम इस एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हुए इलेक्ट्रॉन का लॉस कर पाए। मामला क्लियर है? तो देखिए इसके लिए इलेक्ट्रोपोजिटिव मेटल होने चाहिए। अगर नॉन मेटल एटम हुआ तो यार इस कम एनर्जी से इलेक्ट्रॉन को या लूज नहीं कर पाएगा, ठीक है। मेटल एटम हुआ, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम हुआ, तो यार इसकी एनर्जी रिक्वायरमेंट कम हुई, आसानी से इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा। जी हाँ, मेटल एटम से इलेक्ट्रॉन आसानी से बाहर आ जाएगा, क्योंकि मेटल्स की आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम होती है। मेटल एटम्स की साइज क्या है? बड़े हैं, और बड़े अगर साइज हैं, अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियस का होल्ड कम है, तो यार इसे रिमूव करना आसान है, ठीक है। और ये खिलाई गई एनर्जी रूम टेम्परेचर पर यार अवेलेबल है, और आयनिक कंपाउंड की फॉर्मेशन अगर हो रही होगी तो मेटल एटम डेफिनेटली एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा होगा। और इस प्रकार से सबसे पहले हम क्या देख पा रहे हैं? कैटायन की फॉर्मेशन। क्या देख पा रहे हैं? कैटायन की फॉर्मेशन। नेट एनर्जी ज्यादा से ज्यादा यहां से क्या हो पाए? इवोल्व हो पाए। इसके लिए ये एनर्जी कम एब्जॉर्ब होनी चाहिए। बॉन्ड फॉर्मेशन के दौरान एनर्जी इवोल्व ज्यादा करना चाहेंगे, क्योंकि एनर्जी को डिक्रीज करना है, एब्जॉर्ब कम करना चाहेंगे। तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए, ताकि नेट एनर्जी ज्यादा इवोल्व हो पाए। तो इसके लिए इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम का होना जरूरी है। और ये जो एनर्जी है, जो इलेक्ट्रॉन का लॉस यहां हो रहा है, इस एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बाद तो ये एनर्जी यहां पर आयोनाइजेशन एनर्जी कहलाएगी। क्या कहलाएगी? आयोनाइजेशन एनर्जी। उम्मीद है आयोनाइजेशन एनर्जी की डेफिनेशन आपने पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में देखी होगी। इसके बाद देखिए, एटम फॉर्मिंग एन आयन मस्ट हैव हाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। हाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी,
इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है नेगेटिव। नॉन मेटल एटम जो कि इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जो कि क्या है, नॉन मेटल एटम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जिसकी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी होती है, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा होगा, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है, क्या होगा इस प्रकार से, जब ये वैलेंस सेल में एंटर होगा तो न्यूक्लियस इसको अट्रैक्ट कर रहा होगा, और न्यूक्लियस की इस अट्रैक्शन की वजह से इसकी एनर्जी कम हो जाएगी। कम हो जाएगी तो यार एनर्जी यहां पर इवोल्व कर रही होगी। इलेक्ट्रॉन के गेन के वक्त एनर्जी यहां पर देखिए इवोल्व कर रही होगी, और एन माइनस की फॉर्मेशन होगी। अगर ये एनर्जी इवोल्व कर रही होगी तो हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या मिलती है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव मिलती है। और ये हाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होनी चाहिए, क्योंकि फाइनली हमें डेल्टा एच नेट क्या मिलना चाहिए, नेगेटिव। यार नेट एनर्जी इवोल्व होनी चाहिए, एनर्जी यहां डिक्रीज करनी है, इनको अपनी एनर्जी डिक्रीज करनी है। तो एनर्जी ज्यादा इवोल्व होगी तभी तो एनर्जी डिक्रीज हो पाएगी, अवेलेबल कम होगी, ज्यादा इवोल्व होगी तो हम क्या बोल पाएंगे, ज्यादा एक्सटेंड में एनर्जी डिक्रीज हो पाई है, ज्यादा स्टेबिलिटी आई है। बोल सकते हैं, जी हाँ डेफिनेटली बोल सकते हैं। तो यार एब्जॉर्ब होने वाली एनर्जी कम होनी चाहिए, इवोल्व होने वाली एनर्जी क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। आई होप आपने पॉइंट नंबर 2 को भी अंडरस्टैंड कर लिया है। लेटिस एनर्जी शुड ऑल्सो बी कंसिडरेबली हाई। ये लेटिस एनर्जी कौन सी बला है, देखिए यार कैटायन की फॉर्मेशन यहां से हुई, एनायन की फॉर्मेशन यहां से हुई, इसके लिए एनर्जी रिक्वायरमेंट है जिसे बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी और एंथैल्पी। इस केस में इलेक्ट्रॉन गेन के वक्त जब नॉन मेटल एटम इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा होगा, यह एनर्जी इवोल्व होगी। इस एनर्जी को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ये एनर्जी अगर इवोल्व होगी, इसका साइन नेगेटिव होगा, तो यार इसका अमाउंट ज्यादा मिलना चाहिए, ज्यादा एक्सटेंट में एनर्जी इवोल्व हो जाए तो अच्छी बात है। तो हम यहां पर क्या देख चुके हैं, ये एंडोथर्मिक फिनोमिना है, इसके डेल्टा एच का साइन पॉजिटिव होगा क्योंकि एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है। ये एक्सोथर्मिक फिनोमिना है, इसके डेल्टा एच का साइन नेगेटिव होगा। अब देखिए जब कैटायन और एनायन बन चुके हैं, जब ये फाइनली कंबाइन होंगे M प्लस N माइनस, तो इस प्रकार से अट्रैक्शन की वजह से भी यार एनर्जी डिक्रीज होगी, एनर्जी डिक्रीज होगी तो यहां से भी यार एनर्जी इवोल्व होगी, यहां से भी यार एनर्जी इवोल्व होगी। इस प्रकार से प्लस माइनस चार्ज पास आने की वजह से जो आयनिक कंपाउंड की फॉर्मेशन हुई है और जो एनर्जी में डिक्रीमेंट हुआ है, इसे हमें अंडरस्टैंड करना है। ये देखिए यहां पर प्लस माइनस चार्जेस पास आए हैं, आयनिक कंपाउंड Mn बन पाया है, और जो एनर्जी यहां पर देखिए अपोजिटली चार्ज आयंस M प्लस N माइनस के पास आने की वजह से जो रिलीज हुई है, ये डेल्टा एच क्या होगी, डेल्टा एच लेटिस होगी, ये लेटिस होगी, और ये नेगेटिव होगी, इवोल्व हुई है नेगेटिव होगी। ये कौन सी डेल्टा एच है, EGE है। इलेक्ट्रॉन जब ये एटम एक्सेप्ट कर रहा है, नॉन मेटल एटम जब इलेक्ट्रॉन का गेन कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगी, नेगेटिव होगी, और ये डेल्टा एच IE होगी। यहां से इलेक्ट्रॉन का जब लॉस हो रहा है, इलेक्ट्रॉन जब रिमूव हो रहा है, तो यार इसके लिए एनर्जी रिक्वायरमेंट होगी, तो ये क्या होगी, डेल्टा एच आयोनाइजेशन एंथैल्पी। एनर्जी रिक्वायरमेंट होगी, ये एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा होगा तो इसका साइन कैसा मिल रहा होगा, प्लस। ये एनर्जी रिलीज कर रहा होगा इलेक्ट्रॉन गेन के वक्त, इसका साइन कैसा होगा, नेगेटिव। प्लस माइनस साइंस पास आ रहे होंगे, अट्रैक्शन की वजह से स्टेबिलिटी आ रही होगी, एनर्जी कम हो रही होगी, एनर्जी रिलीज हो रही होगी। इस रिलीज हुई एनर्जी को यहां क्या बोल देंगे, लैटिस एनर्जी बोल देंगे। अब देखिए डेल्टा एच टोटल क्या होगा, डेल्टा एच टोटल क्या होगा, डेल्टा एच टोटल क्या होगा इस केस में, ओवरऑल डेल्टा एच क्या होगा, ये होगा यार प्लस डेल्टा एच IE। यहां देखिए मेटल एटम से कैटायन बनाते वक्त एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, ये एंडोथर्मिक है, इस एनर्जी को बोलते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इसका प्लस साइन होगा। एनायन बनाते वक्त नॉन मेटल एटम से एनायन बनाते वक्त एनर्जी इवोल्व हो रही होगी, ये आप जानते हैं, इस एनर्जी को इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोलते हैं, इसका साइन नेगेटिव होगा, एनर्जी इवोल्व हो रही होगी।
जो प्लस माइनस चार्जेस बन पाए हैं, कैटायन एनायन की फॉर्मेशन हो पाई है, ये कैटायन एनायन जब पास आ रहे होंगे तो अट्रैक्शन होगी, ठीक है, अट्रैक्शन होगी, तो अट्रैक्शन की वजह से भी एनर्जी डिक्रीज कर रही होगी। इसे क्या बोलेंगे? डेल्टा एच लैटिस बोलेंगे। इसे यार नेगेटिव साइन के साथ इंडिकेट किया जाएगा इस प्रकार से। आई होप आपने इसमें बनाई होगी अंडरस्टैंडिंग। अगर आपने इसमें बनाई है अंडरस्टैंडिंग तो ये देखिए, डेल्टा एच टोटल, डेल्टा एच नेट, मोर नेगेटिव मिलना चाहिए, मोर नेगेटिव मिलना चाहिए फॉर मोर स्टेबल आयनिक कंपाउंड। इट शुड बी मोर नेगेटिव, मोर नेगेटिव फॉर मोर स्टेबल आयनिक कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड। जी हाँ, ज्यादा एनर्जी रिलीज हो रही है तो ज्यादा स्टेबिलिटी आ रही है। एनर्जी रिलीज होने की वजह से ही तो यार स्टेबिलिटी आएगी। एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस अपनी एनर्जी को डिक्रीज करते हैं बाय रिलीजिंग एनर्जी, और यार स्टेबिलिटी को अटेन करते हैं ड्यूरिंग बॉन्ड फॉर्मेशन। इस प्रकार से अगर ज्यादा एनर्जी इवोल्व हो रही है, ज्यादा एक्सटेंट में अपनी एनर्जी को डिक्रीज किया है, ज्यादा एक्सटेंट में स्टेबिलिटी को क्या किया होगा, यहां देखिए अटेन किया होगा। इस प्रकार से ज्यादा एक्सटेंट में अगर यहां पर एनर्जी डिक्रीज हो रही है, रिलीज हो रही है, तो आयनिक कंपाउंड ज्यादा एक्सटेंट में देखिए स्टेबलाइज हो रहा होगा। ये तो यार हमने लास्ट सेशन में भी अंडरस्टैंड किया था। बॉन्ड फॉर्मेशन का मेन कोज है एनर्जी का डिक्रीज होना, स्टेबिलिटी का अटेन होना। अब ये तो आप जानते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या है। जब कैटायन की फॉर्मेशन होगी तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी, उस केस में रिक्वायर्ड होगी, ठीक है। जब एनायन की फॉर्मेशन होगी तो जनरल केसेस में यार एनर्जी रिलीज होती है जब इलेक्ट्रॉन गेन होगा, तो एनर्जी रिलीज होगी, ये प्रोसेस एक्सोथर्मिक होगी। डेल्टा एच EGE को आप जानते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी से आप फेमिलियर हैं, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में हमने डिटेल में बात की है। लेकिन जो थर्ड एंथैल्पी, ये देखिए डेल्टा एच लैटिस, इसके बारे में आप नहीं जानते हैं, ये डेल्टा एच लैटिस क्या है, आइए इसके बारे में डिटेल में बात करने। लैटिस एनर्जी जिसे U से इंडिकेट किया जाएगा ऑफ क्रिस्टल इज द एनर्जी इवोल्व्ड व्हेन 1 ग्राम मोलिक्यूल, ग्राम मोलिक्यूल का मीनिंग है मोल, 1 ग्राम मोलिक्यूल का मीनिंग है 1 मोल ऑफ क्रिस्टल इज फॉर्म्ड फ्रॉम गैसियस आयंस, 1 मोल क्रिस्टल इज फॉर्म्ड फ्रॉम गैसियस आयंस। इस प्रकार से देखिए M प्लस गैस, N माइनस गैस, इनके पास आने की वजह से क्रिस्टल बना है, Mn सॉलिड, और इसके 1 मोल के कोरस्पोंडिंग यार जो एनर्जी इवोल्व हुई है जब ये आयंस पास आए हैं, जब ये 1 मोल Mn बना है, इसके कोरस्पोंडिंग देखिए इनके पास आने की वजह से जो एनर्जी में डिक्रीमेंट हुआ है, इनके पास आने की वजह से जो यहां पर देखिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑपरेट हो रही होगी, इसकी वजह से जो एनर्जी में डिक्रीमेंट हुआ है, एनर्जी का लॉस हुआ है, 1 मोल के कोरस्पोंडिंग इसे क्या बोला जाएगा, डेल्टा एच लैटिस बोला जाएगा। और ये एनर्जी रिलीज हुई है तो यार साइन कैसा होगा, नेगेटिव होगा। और यार लैटिस एनर्जी को काफी सारी बुक्स में ऐसे भी डिफाइन किया गया है, सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी, सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी, amount of energy is required to break same quantity 1 gram molecule 1 mole 1 gram molecule or 1 mole of ionic compound into constituent ions। यहां देखिए constituent ions क्या है, गैसियस ions है। constituent ions क्या है, गैसियस कैटायंस एंड एनायंस है, गैसियस ions है। यार सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी अगर इसको वापस खिला दी जाए
1 ग्राम मोलिक्यूल आयनिक कंपाउंड को वापस खिला दी जाए, तो यार ये एनर्जी यहां देखिए जब ये कंबाइन हो रहे थे तब रिलीज हुई थी, सेम एनर्जी पकड़कर वापस खिला दी जाए तो क्या होगा, क्या होगा, ये दूर चले जाएंगे। जब ये पास आए थे तो देखिए इस प्रकार से सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हुई थी। अगर इसी एनर्जी को पकड़कर वापस इतने ही अमाउंट एनर्जी को अगर यार वापस इसको खिला देंगे तो क्या होगा, फिर क्या होगा, ये दूर चले जाएंगे। इसकी जस्ट रिवर्स प्रोसेस है ये, ठीक है, रिवर्स प्रोसेस है। तो इसके दौरान सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही होगी। और देखिए m प्लस गैस n माइनस गैस अलग हो रहे होंगे। या इस केस में इसका डेल्टा एच क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से भी आप डिफाइन कर सकते हो। आयनिक कंपाउंड को ब्रेक करने के लिए, है ना, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी की डिमांड है, जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है 1 ग्राम मोलिक्यूल के कोरस्पोंडिंग, ये लैटिस एनर्जी है। और फॉर्मेशन के टाइम गैसियस आयन से जब आयनिक कंपाउंड बन रहा है, 1 ग्राम मोलिक्यूल आयनिक कंपाउंड बन रहा है, फॉर्मेशन के टाइम जो यार एनर्जी रिलीज होती है ये भी क्या है, ये भी लैटिस एनर्जी है। तो हमारी बुक्स में लैटिस एनर्जी की बात की गई होगी तो मैग्नीट्यूड की बात की गई होगी। साइन तो यार आप दिमाग से सोच लेंगे। फॉर्मेशन की बात है तो साइन कैसा होगा, फॉर फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड, फॉर फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड साइन कैसा होगा। आयनिक कंपाउंड की फॉर्मेशन के लिए डेल्टा एच लैटिस का साइन कैसा होगा, यार एक्सोथर्मिक फिनोमिना है, नेगेटिव होगा। डेल्टा एच लैटिस का साइन कैसा होगा, नेगेटिव होगा। फॉर डिसोसिएशन ऑफ आयनिक कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड को हम डिसोसिएट कर रहे हैं इनटू गैसियस आयंस, फॉर डिसोसिएशन ऑफ आयनिक कंपाउंड्स, ये तो हम जानते हैं ही, आयंस को अलग करना है, डिसोसिएशन ऑफ आयनिक कंपाउंड क्या करना होगा, एनर्जी खिलानी पड़ेगी, है ना, जितनी एनर्जी रिलीज हुई थी उतनी खिलाएंगे। तो इस केस में डेल्टा एच लैटिस, ठीक है, क्या होगी, पॉजिटिव होगी। मतलब उतनी एनर्जी जितनी रिलीज हुई थी, जिसको हमने लैटिस एनर्जी बोल दिया था फॉर्मेशन के टाइम, उतनी एनर्जी पकड़कर इसको खिला देंगे, फिर वापस आयंस में क्या हो जाएगा, यानी कंपाउंड टूट जाएगा, आयंस दूर दूर चले जाएंगे। आई होप ये आपने अंडरस्टैंड किया होगा। हमें तो यार मैग्नीट्यूड की बात करनी है। फॉर्मेशन के टाइम इस एनर्जी का साइन कैसा होगा, नेगेटिव होगा। और कंपाउंड को ब्रेक कर रहे हैं तो साइन कैसा होगा, एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, साइन कैसा होगा, साइन यार पॉजिटिव होगा। ये प्रोसेस क्या है, दिस इज एंडोथर्मिक, एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, एंडोथर्मिक, एंड दिस इज एक्सोथर्मिक, ये एनर्जी रिलीज हो रही है, ये एक्सोथर्मिक है। आई होप ये पूरी कहानी आपने यहां पर अंडरस्टैंड कर ली है। अब देखिए जो डेल्टा एच लैटिस है, इसकी कैलकुलेशन कैसे की जा सकती है, इसकी कैलकुलेशन कैसे की जा सकती है। हमारे पास m प्लस, ध्यान से देखना, हम तो यार फॉर्मेशन के टाइम ही लैटिस एनर्जी की बात कर रहे होंगे, क्योंकि हमें तो लैटिस एनर्जी को वही अंडरस्टैंड करना है जब कैटायन एनायन पास आ रहे हैं, आयनिक कंपाउंड बन रहा है। तो हम तो यार डेल्टा एच लैटिस नेगेटिव जो है इसकी बात करने वाले हैं। फॉर्मेशन के टाइम जो डेल्टा एच लैटिस है, जब कैटायन एनायन पास आ रहे हैं, 1 ग्राम मोलिक्यूल आयनिक कंपाउंड बन रहा है, जो एनर्जी रिलीज हो रही है उस एनर्जी की बात करने वाले हैं। क्योंकि एनर्जी क्राइटेरिया को हमें अंडरस्टैंड करना है, और इस एनर्जी क्राइटेरिया में हमने बात की है कैटायन एनायन के पास आने की। तो यहां तो यार एनर्जी रिलीज हुई होगी, हम डेल्टा एच लैटिस की बात करने वाले हैं आयनिक कंपाउंड के फॉर्मेशन के वक्त। इस प्रकार से कैटायन एनायन इनफाइनाइट डिस्टेंस अपार्ट थे, जब इनकी कोई भी इंटरेक्शन नहीं थी, तो क्या एनर्जी में डिक्रीमेंट हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। जब ये पास आएंगे, बिल्कुल पास आएंगे, ठीक है ना, एक दूसरे से चिपक जाएंगे, बिल्कुल पास आएंगे, एक दूसरे से चिपक जाएंगे, जब यार इनके बीच का जो गैप है, इनके बीच का जो गैप है आर, ये आर प्लस प्लस आर माइनस होगा। किस प्रकार से आर प्लस प्लस आर माइनस होगा,
देखिए ये कैटायन है जिस पर प्लस चार्ज है, जिस पर प्लस चार्ज है। ये देखिए एनायन को अट्रैक्ट कर रहा होगा, और एनायन जिस पर माइनस चार्ज है ये कैटायन को अट्रैक्ट कर रहा होगा। ये तो कैटायन है जिस पर प्लस चार्ज है, और ये देखिए ये एनायन है जिस पर माइनस चार्ज है। ये एनायन है जिस पर क्या है, माइनस चार्ज है। ठीक है, इन दोनों के बीच होगी अट्रैक्शन। तो यहां देखिए R प्लस प्लस R माइनस के इन दोनों के बीच देखिए इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस की बात की जाए, ये कितना होगा, यही तो होगा। यहां से यहां तक कैटायन का रेडियस है, यहां से यहां तक एनायन का रेडियस है। बेसिकली ये क्या है, ये है R प्लस प्लस R माइनस। ठीक है, तो यार ये जब इनफाइनाइट डिस्टेंस अपार्ट थे तो यहां देखिए किसी प्रकार की एनर्जी डिक्रीज नहीं हो पाई है। ठीक है, पास आएंगे पास आएंगे पास आएंगे पास आएंगे पास आएंगे, एनर्जी डिक्रीज हो रही होगी अट्रैक्शन की वजह से। और चार्ज्ड पार्टिकल जब पास आते हैं, जिस एनर्जी में डिक्रीमेंट होता है वह एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी है। क्या आप जानते हैं पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, माइनस के Q1 Q2 बाय R। पोटेंशियल एनर्जी में इतना डिक्रीमेंट होता है, जितना पोटेंशियल एनर्जी में डिक्रीमेंट होगा उतनी ही एनर्जी का ही तो यार लॉस यहां पर हो पाएगा। इसी एनर्जी को, इसी डिक्रीमेंट को डेल्टा एच लैटिस बोलते हैं। इसी डिक्रीमेंट को डेल्टा एच लैटिस बोलते हैं। डेल्टा एच लैटिस क्या होगा, माइनस के Q1 Q2 बाय R। यार क्या है, इसके न्यूक्लियस से इसके न्यूक्लियस के बीच की दूरी, न्यूक्लियस के सेंटर से इसके न्यूक्लियस के सेंटर तक की दूरी, ये कितनी है, ये R प्लस प्लस R माइनस है। इस प्रकार से पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हमने यूज किया है। और यार जितना डिक्रीमेंट पोटेंशियल एनर्जी में हुआ है अपोजिटली चार्ज आयंस के पास आने की वजह से, उतनी ही एनर्जी यहां पर रिलीज हो पाई होगी। इसी एनर्जी को लैटिस एनर्जी बोलते हैं। तो लैटिस एनर्जी का यार ये फॉर्मूला है। लैटिस एनर्जी को U से भी इंडिकेट किया जा सकता है। किन फैक्टर्स पर लैटिस एनर्जी डिपेंड कर रही है, यार लैटिस एनर्जी Q1 Q2 पर डिपेंड कर रही है, Q1 इंटू Q2 पर। हम जब भी लैटिस एनर्जी की बात कर रहे होंगे हम साइन के साथ बात नहीं कर रहे होंगे, हम लैटिस एनर्जी के मैग्नीट्यूड की बात कर रहे होंगे। नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे कि माइनस साइन के साथ ज्यादा है या माइनस साइन के बिना ज्यादा है। केमिस्ट्री की दुनिया में जब भी एनर्जी के कंपैरिजन की बात होगी, एंथैल्पी के कंपैरिजन की बात होगी, आपको यार चिंता मुक्त हो जाना है। साइन के बिना हमें बात करनी होगी, तो टेंशन मत लीजिए, हमें इसके मैग्नीट्यूड की बात करनी होगी। लैटिस एनर्जी का मैग्नीट्यूड Q1 इंटू Q2 यानी इन चार्ज पार्टिकल्स पर डिपेंड कर रहा है, चार्ज पार्टिकल्स के चार्ज पर डिपेंड कर रहा है, इनके चार्ज के मैग्नीट्यूड पर डिपेंड कर रहा है। इनके चार्ज के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के साथ इस प्रकार से पोटेंशियल एनर्जी डायरेक्टली रिलेटेड है। और देखिए पोटेंशियल एनर्जी R के साथ किस प्रकार से रिलेटेड है, इनवर्सली रिलेटेड है। यार कौन सा होगा, इसके न्यूक्लियस के सेंटर से इसके न्यूक्लियस के सेंटर तक की दूरी है। यार क्या होगा, ये R प्लस प्लस R माइनस होगा। तो इस प्रकार से पोटेंशियल एनर्जी R के साथ इनवर्सली रिलेटेड है। तो यार कौन कौन से फैक्टर पोटेंशियल एनर्जी को, कौन कौन से फैक्टर लैटिस एनर्जी को देखिए अफेक्ट कर रहे होंगे। लैटिस एनर्जी कौन कौन से फैक्टर्स पर डिपेंड कर रही होगी, ये आपके सामने Q1 इंटू Q2 पर डिपेंड कर रही होगी, R पर डिपेंड कर रही होगी। लैटिस एनर्जी Q1 इंटू Q2 के साथ डायरेक्टली रिलेटेड है, R के साथ इनवर्सली रिलेटेड है। इसके बाद देखिए लैटिस एनर्जी के कंपैरिजन की बात हमें करनी है। ध्यान से देखिए पॉइंट नंबर 1 आपके सामने, द लैटिस बिकम स्ट्रोंगर। लैटिस स्ट्रोंगर बन रहा होगा एज R इंटर आयनिक डिस्टेंस डिक्रीजेस। आयन आयन के बीच का जो डिस्टेंस है R प्लस प्लस R माइनस यार, ये अगर डिक्रीज कर रहा है तो देखिए लैटिस एनर्जी इंक्रीज कर रही होगी। कैसे, लैटिस एनर्जी U का जो मैग्नीट्यूड है ये होगा इनवर्सली रिलेटेड R प्लस प्लस R माइनस के साथ। इंटर आयनिक डिस्टेंस यही है, ये डिक्रीज कर रहा है,
और जब भी केमिस्ट्री की दुनिया में एनर्जी की बात होगी, एनर्जी की कंपैरिजन की बात होगी, तो मैग्नीट्यूड की बात कर रहे होंगे। तो देखिए मैंने मोड लगाकर बात की, वैसे लैटिस एनर्जी का साइन कंपाउंड की फॉर्मेशन के दौरान नेगेटिव रहता है। अगर नेगेटिव रहता है तो हमें देखिए साइन के साथ बात नहीं करनी है, ठीक है। जब भी एंथैल्पी की कंपैरिजन की बात की जाएगी तो यार हमें मैग्नीट्यूड की बात करनी होगी। बाय डिफॉल्ट हमें यही मानना है, मैग्नीट्यूड की बात करनी होगी। इंटर आयनिक डिस्टेंस देखिए डिक्रीज कर रहा है तो लैटिस एनर्जी इंक्रीज कर रही होगी। U इज प्रोपोर्शनल टू 1/r, फिर R इज इंटर आयनिक डिस्टेंस। और अगर यार लैटिस एनर्जी ज्यादा मिलती है तो लैटिस हमें क्या मिलता है, स्ट्रोंगर मिलता है। आयनिक कंपाउंड हमें क्या मिलता है, स्टेबल मिलता है। ज्यादा एक्सटेंट में एनर्जी डिक्रीज होने से अगर यार आयनिक कंपाउंड बना होगा तो स्टेबल आयनिक कंपाउंड बना होगा। मामला क्लियर है। अब देखिए मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में अगर हम नीचे मूव करेंगे, लिथियम से सीजियम तक जाएंगे तो कैटायन का रेडियस इंक्रीज कर रहा होगा। लिथियम से सीजियम तक जाएंगे, नीचे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में डाउन द ग्रुप हम मूव कर रहे होंगे तो R प्लस इस प्रकार से देखिए इंक्रीज कर रहा होगा। नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज करने की वजह से R प्लस इंक्रीज कर रहा होगा। फ्लोरीन से आयोडीन तक जाएंगे, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में नीचे मूव करेंगे, F माइनस से I माइनस मूव करेंगे तो R माइनस इंक्रीज कर रहा होगा। यानी इस प्रकार से LiF लिथियम फ्लोराइड से सीजियम आयोडाइड हम मूव कर रहे होंगे, यानी R प्लस प्लस R माइनस की बात कर रहे होंगे। यार R प्लस भी इंक्रीज करता है, R माइनस भी इंक्रीज करता है, दोनों ही इंक्रीज करते हैं तो इंटर आयनिक डिस्टेंस क्या होगा, इंक्रीज होगा। इंटर आयनिक डिस्टेंस अगर यहां पर इंक्रीज हो रहा होगा, ये डिनोमिनेटर अगर इंक्रीज हो रहा होगा तो लैटिस एनर्जी डिक्रीज हो रही होगी। देखिए इस प्रकार से LiF CSI हमारे पास अगर R इंक्रीज हो रहा है तो यार U लैटिस एनर्जी का मैग्नीट्यूड ये क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। लैटिस एनर्जी किसकी ज्यादा है, इसकी ज्यादा है। प्रैक्टिकल डेटा भी आपके सामने है। देखिए इसकी लैटिस एनर्जी ज्यादा है और CSI की लैटिस एनर्जी क्या है, कम है। आई होप ये कंपैरिजन आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा। अब यहां देखिए लैटिस एनर्जी का ऑर्डर क्या होगा, इन सभी में x तो सेम है, ये x माइनस क्या हो सकता है, F माइनस Cl माइनस Br माइनस I माइनस हो सकता है। वेरिएशन किस में हुआ है, कैटायन के रेडियस का वेरिएशन हुआ है। यहां से यहां मूव करेंगे, यहां से यहां मूव करेंगे, Li प्लस से CS प्लस हम मूव करेंगे, R माइनस तो देखिए जो एनायन इनके साथ है ये सेम है तो सेम मिल रहा होगा। तो यहां से यहां मूव करेंगे तो R प्लस वेरी कर रहा है, जी हां R प्लस वेरी कर रहा है। कैटायन का रेडियस इंक्रीज कर रहा है। लिथियम में नंबर ऑफ सेल्स कम है, सीजियम में नंबर ऑफ सेल्स ज्यादा है तो R इंक्रीज कर रहा है। कैटायन का रेडियस इंक्रीज कर रहा है। अगर कैटायन का रेडियस इंक्रीज कर रहा है तो R प्लस प्लस R माइनस, ये कैटायन एनायन की रेडियस का सम भी क्या कर रहा होगा, इंक्रीज कर रहा होगा। और लैटिस एनर्जी यार इस प्रकार से देखिए इंटर आयनिक डिस्टेंस के साथ रिलेटेड है। हमें मैग्नीट्यूड की बात करनी है लैटिस एनर्जी के, तो मोड लगाकर मैंने बात की है। अगर यार ये सब R प्लस इंक्रीज करने की वजह से अगर इंक्रीज कर रहा है, अगर ये डिनोमिनेटर इंक्रीज कर रहा है तो लैटिस एनर्जी डिक्रीज कर रही होगी। लैटिस एनर्जी किस ऑर्डर में मिल रही होगी, लैटिस एनर्जी डिक्रीज कर रही होगी। स्मॉलर लिथियम प्लस के केस में लैटिस एनर्जी ज्यादा मिल रही होगी। जैसे जैसे R प्लस इंक्रीज कर रहा है, देखिए हम डाउन द ग्रुप मूव कर रहे हैं, लिथियम से सोडियम जा रहे हैं, सोडियम से पोटासियम, पोटासियम से हम रुबिडियम जा रहे हैं, रुबिडियम से सीसियम जा रहे हैं। डाउन द ग्रुप हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में मूव कर रहे हैं। तो इस प्रकार से R प्लस इंक्रीज होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। R प्लस इंक्रीज होगा, डिनोमिनेटर टर्म ज्यादा मिल रही होगी तो यार लैटिस एनर्जी डिक्रीज कर रही होगी। पूरी कहानी आपके सामने। X तो यार फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में से कुछ भी हो सकता है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनमें से कोई भी हो सकता है। मतलब इन सभी के केस में अगर आपको फ्लोरीन कंसिडर करना है तो R माइनस सेम ही मिलेगा F माइनस के लिए, सभी के लिए।
Cl माइनस अगर आपको कंसिडर करना है X माइनस, तो इसके लिए भी RCl माइनस क्या मिलेगा आपको, सेम मिलेगा। मतलब यहां ये पूरी कहानी डिपेंड कर रही है कैटायन के रेडियस पर। कैटायन का रेडियस इंक्रीज कर रहा है, डिनोमिनेटर टर्म इंक्रीज कर रही है, तो लैटिस एनर्जी का मैग्नीट्यूड डिक्रीज कर रहा है। रेडियस सबसे कम इसका है, लैटिस एनर्जी सबसे ज्यादा इसकी है। रेडियस सबसे ज्यादा इसका है, लैटिस एनर्जी सबसे कम इसकी है। चले आगे, आगे देखिए। चलिए इसके बाद एक और क्वेश्चन आपके सामने है, यहां भी कंपैरिजन होगा, लैटिस एनर्जी का कंपैरिजन होगा। यहां देख लीजिए एनायन सेम है, O2 माइनस, ये सेम एनायंस है, तो R माइनस से तो कंपैरिजन होगा नहीं, ये सेम एनायंस है इन ऑल केसेस, ठीक है ना, एनायंस तो सेम है। लेकिन यहां कैटायन अलग है, ये अलग है, सभी कैटायन पर 2+ चार्ज है, तो ये टेंशन वाली बात नहीं है कि चार्ज कितना है, सभी कैटायंस पर कितना चार्ज है, 2+ चार्ज है, ये आपके सामने है, ठीक है जी। अब देखिए यार, सभी कैटायंस पर अगर 2+ चार्ज है, तो जिस प्रकार से हम न्यूट्रल एटम के साइज को कंपेयर कर रहे थे, सभी से 2-2 इलेक्ट्रॉन अगर रिमूव करते हैं, तो भी यार उसी प्रकार से साइज को हम क्या कर पाएंगे, कंपेयर कर पाएंगे। अगर न्यूट्रल एटम का साइज डाउन द ग्रुप मूव करने पर इंक्रीज कर रहा था, तो यहां देखिए डाई पॉजिटिव आयन के साथ इनका साइज क्या कर रहा होगा, नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज करने पर इंक्रीज कर रहा होगा, यानी यहां से यहां मूव करने पर R+ इंक्रीज कर रहा होगा। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में डाउन द ग्रुप हम मूव कर रहे हैं, तो साइज इंक्रीज करता है, तो इन कैटायन का रेडियस क्या कर रहा होगा, इन कैटायन का रेडियस यार इस प्रकार से इंक्रीज कर रहा होगा। अगर इन कैटायन का रेडियस इस प्रकार से हमें इंक्रीज करता हुआ मिल रहा है, तो R+ प्लस R- ये भी इंक्रीज कर रहा होगा। ये आप जानते हैं लैटिस एनर्जी इंटर आयनिक डिस्टेंस के साथ इनवर्सली रिलेटेड है, तो अगर इंटर आयनिक डिस्टेंस इंक्रीज कर रहा है, तो लैटिस एनर्जी डिक्रीज कर रही होगी। इस प्रकार से सबसे ज्यादा लैटिस एनर्जी BeO की होगी, लैटिस एनर्जी डिक्रीज कर रही होगी R इंक्रीज करने पर। तो देखिए लैटिस एनर्जी इस प्रकार से डिक्रीज कर रही होगी, R इस प्रकार से इंक्रीज हो रहा होगा। यहां से यहां जाएंगे, यहां से यहां जाएंगे, R इंक्रीज होगा, लैटिस एनर्जी डिक्रीज होगी। ये देखिए लैटिस एनर्जी R इंक्रीज होने पर डिक्रीज हो रही है। चले आगे, यहां देखिए इस केस में देखिए एनायन सेम है, अगेन वैसा ही केस है, R+ इंक्रीज हो रहा है, ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है। लैटिस एनर्जी इस केस में क्या होगी, डिक्रीज होगी। R इंक्रीज हो रहा है, लैटिस एनर्जी डिक्रीज होगी, ठीक है। जैसा प्रीवियस केस था वैसा ही केस ये है। लो भैया जल्दी से इन लैटिस एनर्जी को कंपेयर कर लो, आप भी कर लो, मैंने तो कर लिया है, क्या आपने भी कर लिया है, क्या आप भी कर चुके हैं? तो चलिए फिर आगे चलते हैं। अरे मामला क्लियर है ना यार, कहीं आप बोलेंगे सर ने जल्दी जल्दी बता दिया है। अरे बिल्कुल सिंपल है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में अगर डाउन द ग्रुप मूव कर रहे होंगे, तो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम के साइज की बात कर रहे होंगे, रेडियस की बात कर रहे होंगे, रेडियस इंक्रीज कर रहा होगा। और अगर सभी से 2-2 इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करें और इसके बाद अगर इनके साइज को कंपेयर करें, तो वेरिएशन वैसा ही मिल रहा होगा जैसा पहले मिल रहा था। डाउन द ग्रुप मूव करने पर साइज इंक्रीज कर रहा है। अगर यार R+ इंक्रीज कर रहा है, तो R+ प्लस R- भी इंक्रीज कर रहा होगा, जी हाँ ये भी इंक्रीज कर रहा होगा। और लैटिस एनर्जी के साथ ये इनवर्सली रिलेटेड है, तो लैटिस एनर्जी डिक्रीज कर रही होगी। चलें आगे, चलिए ये कहानी आपको क्लियर है। ये तो हमने यार पहले ही डिस्कस कर लिया है, तो आगे चलते हैं। इसके बाद सेकंड फैक्टर पर बेस्ड कुछ एग्जाम्पल देखेंगे, इसके बाद फिर एक क्वेश्चन को भी देख लेंगे। देखिए द लैटिस एनर्जी डिपेंड्स ऑन प्रोडक्ट ऑफ आयनिक चार्जेस Q1 into Q2। लैटिस एनर्जी इसके साथ भी रिलेटेड है। U इज प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस। देखिए U इज डायरेक्टली रिलेटेड टू Q1 into Q2, ठीक है। मैग्नीट्यूड की बात हमें करनी है। अब देखना यहां पर LIF MgO की लैटिस एनर्जी को कंपेयर करना है। अभी तक हमने जितने भी एग्जाम्पल डिस्कस किए, इन सभी में
Q1 इंटू Q2 सेम है, आप चेक कर सकते हैं। एक कंपाउंड में कैटायन पर जितना चार्ज है, एनायन पर जितना चार्ज है Q1 Q2, उतना ही चार्ज यार दूसरे कंपाउंड में भी कैटायन और एनायन पर मिल रहा था। इसलिए हमने Q1 इंटू Q2 की बात नहीं की थी, हमने यार R प्लस प्लस R माइनस से लैटिस एनर्जी का कंपैरिजन किया था। लेकिन यहां देखिए Q1 इंटू Q2, ये जो चार्ज का प्रोडक्ट है ये हमें यार डिफरेंट मिल रहा है। डिफरेंट कैसे मिल रहा है, आंखें खोलकर चेक कीजिए, दिखाई देगा। देखिए यहां +1 चार्ज है, यहां -1 चार्ज है, यहां +2 चार्ज है, यहां -2 चार्ज है। कितना प्रोडक्ट मिल रहा है, Z प्लस इंटू Z माइनस, ये Q1 इंटू Q2 ही है, ठीक है। देखिए कितना प्रोडक्ट मिल रहा है, क्या मैग्नीट्यूड मिल रहा है Q1 इंटू Q2 का, 1। यहां देखिए 2 2 जा 4, Q1 इंटू Q2 का क्या मैग्नीट्यूड मिल रहा है, देखिए 4 मिल रहा है, 2 2 जा 4। अब देखिए ये तो हम जानते हैं, Q1 इंटू Q2 अगर इंक्रीज होगा तो लैटिस एनर्जी इंक्रीज होगी। तो यार यहां से यहां मूव करने पर Q1 इंटू Q2 इंक्रीज हो रहा है। देखिए यहां 1 है, यहां 4 है। Q1 इंटू Q2 अगर इंक्रीज हो रहा है, Q1 इंटू Q2 अगर इंक्रीज हो रहा है तो लैटिस एनर्जी इंक्रीज होगी। तो देखिए LIF से MgO की लैटिस एनर्जी ज्यादा मिलेगी। प्रैक्टिकल डेटा आपके सामने है, यहां से यहां मूव करने पर Q1 इंटू Q2 इंक्रीज हो रहा है, लैटिस एनर्जी इंक्रीज होगी। अब काफी बच्चे ऐसा सोच रहे होंगे, सर आपने यहां पर R प्लस प्लस R माइनस की बात नहीं की है। जब भी यार चार्ज में वेरिएशन होगा तो चार्ज के वेरिएशन से हम लैटिस एनर्जी को डिसाइड कर रहे होंगे। चार्ज में वेरिएशन इंटर आयनिक डिस्टेंस के वेरिएशन से ज्यादा मिलता है। तो देखिए लैटिस एनर्जी ज्यादा किस पर डिपेंड करती है, चार्ज के वेरिएशन पर डिपेंड करती है। जब भी चार्ज में वेरिएशन हो रहा होगा तो यार हम इंटर आयनिक डिस्टेंस को छोड़कर चार्ज के वेरिएशन के अकॉर्डिंग आंसर कर रहे होंगे। मामला क्लियर है, चार्ज के वेरिएशन से लैटिस एनर्जी ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड होगी। यहां देखना आपके सामने Q1 इंटू Q2 इस प्रकार से शानदार अंदाज में यार क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। देखना NaF है +1 -1, Q1 इंटू Q2 का मैग्नीट्यूड क्या मिलता है, 1 मिलता है। MgO है +2 -2, Q1 इंटू Q2 के मैग्नीट्यूड को अगर हम देखें 4 मिलता है, ठीक है। SCN है, नाइट्रोजन पर यार -3 चार्ज है, स्कैंडियम पर कितना होगा, +3 होगा। Q1 इंटू Q2 कितना मिलता है, 9 मिलता है। कार्बन ने अगर एनायन बनाया है तो चार्ज है 4-, ठीक है। कार्बाइड बोलते हैं इसको, ये नाइट्राइड है, इसके बारे में सुना होगा आपने, ये नाइट्राइड है। और ये क्या है, ये कार्बाइड है, ठीक है। ये क्या है, ये ऑक्साइड है। और ये क्या है, ये फ्लोराइड है। तो देखिए अगर कार्बाइड बनाया है, कार्बन का चार्ज -4 है, मेटल का चार्ज कितना होगा, +4 होगा। तो यहां से Q1 इंटू Q2 कितना मिल रहा होगा, आपके सामने 16 मिल रहा होगा। तो देखिए ध्यान से यहां मूव करने पर चार्ज का ये प्रोडक्ट इंक्रीज कर रहा है। अगर यार Q1 इंटू Q2 ये प्रोडक्ट यहां पर इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो लैटिस एनर्जी तो इस Q1 इंटू Q2 के साथ डायरेक्टली रिलेटेड है। ये प्रोडक्ट ज्यादा मिल रहा है यानी लैटिस एनर्जी ज्यादा मिल रही है, यानी लैटिस एनर्जी ज्यादा मिल रही है। यहां से यहां मूव करने पर Q1 इंटू Q2 इंक्रीज करता है, लैटिस एनर्जी इंक्रीज करती है। तो लैटिस एनर्जी का यार क्या ऑर्डर मिल रहा होगा, लैटिस एनर्जी का ये ऑर्डर हमें मिल रहा होगा। मामला क्लियर है। चलिए एक शानदार क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस के लिए ट्राई कीजिए, Q1 इंटू Q2 फाइंड कीजिए। देखना चार्ज का प्रोडक्ट डिफरेंट मिल रहा है। यहां देखिए चार्ज +1 -1 है, सिंपल है, सोडियम प्लस है तो फ्लोरीन क्या होगा, -1 होगा। यहां 2 है तो यहां चार्ज +2 होगा, यहां 1 है तो चार्ज -1 होगा। यार इसी प्रकार से वैलेंसी के क्रॉस ओवर के बाद ही तो ये फॉर्मूला मिल पाया होगा। तो देखिए यहां 2+ चार्ज है इसलिए यहां पर 2 मिलता है, यहां -1 चार्ज है इसलिए यहां पर 1 मिलता है। जब हम वैलेंसी के क्रॉस ओवर की बात कर रहे होंगे, आई होप ये आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा।
यहाँ 2 कहां से आया है, यहां से आया है। अगर यहाँ 2 मिलता है तो यहाँ चार्ज क्या होगा, +2। यहाँ 1 मिलता है, ये 1 कहां से आया, यहां से आया, तो चार्ज क्या होगा, -1 होगा। यहाँ अगर 3 मिलता है तो यहाँ चार्ज +3 होगा। यहाँ 1 है तो यहाँ चार्ज कितना होगा, -1 होगा। इस प्रकार से Q1 Q2 आपने चार्जेस फाइंड कर लिए होंगे इन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, कैटायंस और एनायंस के कोरस्पोंडिंग। एक कैटायन का चार्ज इंडिकेट करना है, एक एनायन का चार्ज इंडिकेट करना है, ठीक है जी। जब इनकी इंटरेक्शन होगी तो इसके लिए Q1 इंटू Q2 की बात करनी है। 1 इंटू 1, 1 होगा चार्ज, यहां देखिए 2 इंटू 1 मैग्नीट्यूड की बात करनी, 2 होगा Q1 इंटू Q2, ठीक है जी। चार्ज का प्रोडक्ट, यहां देखिए इंडिविजुअल चार्ज भी 1 होगा, प्रोडक्ट भी 1 होगा। यहां देखिए Q1 इंटू Q2, 3 इंटू 1, चार्ज का प्रोडक्ट कितना होगा, 3 होगा। इस प्रकार से यार यहां से यहां मूव करने पर, यहां से यहां मूव करने पर Q1 इंटू Q2 चार्ज का प्रोडक्ट इंक्रीज कर रहा है। Q1 इंटू Q2 चार्ज का प्रोडक्ट अगर यार इंक्रीज कर रहा है तो लैटिस एनर्जी इस चार्ज के प्रोडक्ट के साथ डायरेक्टली रिलेटेड है, ये हम जानते हैं। अगर ये प्रोडक्ट यार इंक्रीज कर रहा है तो लैटिस एनर्जी भी डेफिनेटली इंक्रीज कर रही होगी। यानी NaF, MgF2, AlF3 इनकी लैटिस एनर्जी का कंपैरिजन किया जाए तो यार इस प्रकार से लैटिस एनर्जी इंक्रीज कर रही है। देखिए Q1 इंटू Q2 अगर चार्ज का ये प्रोडक्ट इंक्रीज कर रहा है तो लैटिस एनर्जी भी इंक्रीज कर रही है। इसके साथ लैटिस एनर्जी डायरेक्टली रिलेटेड है। मामला क्लियर हुआ? तो लैटिस एनर्जी के वेरिएशन को 2 तरीके से अंडरस्टैंड किया जा सकता है। पहला तरीका इंटर आयनिक डिस्टेंस, इंटर आयनिक सेपरेशन से। इंटर आयनिक डिस्टेंस के साथ लैटिस एनर्जी इनवर्सली रिलेटेड है। R प्लस इंक्रीज कर रहा है, R माइनस इंक्रीज कर रहा है, या फिर दोनों इंक्रीज कर रहे हैं तो लैटिस एनर्जी डिक्रीज कर रही होगी। और यहां हमने क्या देखा, Q1 इंक्रीज कर रहा है, Q2 इंक्रीज कर रहा है। हमें बात करनी है Q1 इंटू Q2 की, ठीक है। अगर Q1 इंटू Q2 इंक्रीज कर रहा है तो यार ये जो प्रोडक्ट है चार्ज की मैग्नीट्यूड का, ये प्रोडक्ट अगर इंक्रीज हो रहा है तो लैटिस एनर्जी इसके साथ डायरेक्टली रिलेटेड है, तो डेफिनेटली लैटिस एनर्जी भी इंक्रीज कर रही होगी। आज मैंने यार आपको आयनिक कंपाउंड्स का बेसिक आइडिया दिया है और हमने ये अंडरस्टैंड किया है कैटायन और एनायन के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन कैटायन एंड एनायन, दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कुलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना, कुलम्स लॉ से हम इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात कर सकते हैं। दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन is called ionic bond, आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन के दौरान कौन कौन सी एंथैल्पीज इन्वॉल्व होंगी इसकी बात करते हैं। किस प्रकार से आयनिक कंपाउंड्स बन रहे होंगे, किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा, किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन का गेन होगा, कैटायन क्या है, एनायन क्या है, इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या है, ये पूरी कहानी यार हम जान चुके हैं। उम्मीद है पैकेज आप तक पहुंच गया होगा। टेलीग्राम ग्रुप को आपने ज्वाइन नहीं किया है तो यार जल्दी से टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें। काफी सारे स्टूडेंट्स का कहना है सर टेलीग्राम ग्रुप कैसे ज्वाइन किया जाए, आप कौन सी दुनिया में मैंने यार जो चैनल आर्ट है वहां भी टेलीग्राम का लिंक दिया है, देख लीजिए। रसायन लीला ये टेलीग्राम चैनल है, ठीक है। इससे आप लैंड कर जाएंगे अपने टेलीग्राम चैनल पर, जहां आपको PDF नोट्स मिलेंगे, जहां आपको DVDs मिलेंगे, जहां आपको क्वालिटी कंटेंट मिलेगा, मॉड्यूल मिलेंगे। इसके अलावा यार केमिस्ट्री ऑफिशियल ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, इसे भी ज्वाइन कर लीजिए। यहां पर भी सिमिलर एक्टिविटीज आपको देखने को मिल रही होगी। चलिए अब मुलाकात होगी हमारी अगले सेशन में, तब तक के लिए अच्छे से नोट्स बनाएं, बार बार से रिवाइज करें, NCERT बुक को भी साथ साथ फॉलो करें। चलिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, स्टे कनेक्टेड विद मी, थैंक यू वेरी मच।